आप लोग के दिमाग में इस क्लास को शुरू करने से पहले बैठा लीजिए कि आज जो भी हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे नदी और एक पढ़ेंगे पर्वत। आपको दिख रहा है बोर्ड वहाँ से, ये वाला पार्ट दिख रहा है। तो नदी और पर्वत पढ़ेंगे तो पहले दिमाग को सेट कीजिए कि आज के बाद रिवाइज हम करेंगे, फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे? नदी और पर्वत रिवीजन तो मान लीजिए हर बार करना पड़ता है, लेकिन फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा कि हमको आता नहीं है। अब ये बोले दोदा बेटा कहाँ है, तो यहाँ नहीं खोजना है, यहाँ कम से कम यहाँ आइए, नीलगिरी पहाड़ी तक पहुँच जाइए, ठीक है। दोदा बेटा जब आपको बोलते हैं तो यदि हम बोलते हैं कि मैकाल का पठार कहाँ है, तो यहाँ मत आइए, यहाँ मत आइए। मैकाल मोटा मोटी आपको यहाँ पहुँचना होगा कि मैकाल यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के आसपास, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है, यही भौतिक भूगोल से हमारा विशेष परिचय है। हम धीरे धीरे चीज़ों को, हम क्यों इसको नदी और पहाड़ पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, और भौतिक भूगोल के जो मुख्य 5 विभाजन हैं उसमें पर्वत और पठार सबसे महत्वपूर्ण है, नदियाँ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर में पहाड़, हमारा तो मतलब भारत बना भी इतना सुंदर है, एक तरफ पूरा हिमालय और एक तरफ पूरा हिंद महासागर। ऐसा तो देश ही नहीं है विश्व में, मतलब जाइए अंतरिक्ष से भी दिखता है, सारे जहाँ से अच्छा, राकेश शर्मा ने कहा था। तो ये चीज़ है आपका पूरा डिस्टिंक्ट, मतलब एक देश है लेकिन वो क्या कहता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अलग से दिखता है प्रायद्वीप की तरह, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नदी पहले पढ़ा या पहाड़ पहले पढ़ा? नदी। चलिए, एक भारत की नदियाँ, भारत की नदियाँ। अब भारत पारंपरिक देश है और यहाँ पर तो किसी भी बात में मंत्रोच्चारण किया जाता है, नहीं? तो कोई ऐसा मंत्र है जिसमें नदियों का नाम आता है? हाँ, अब देखिए इसमें कितनी बारीक बात है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, यानी हाथ में जल लेके जले अस्मिन, यानी अस्मिन जले सन्निधिम कुरु, यानी इस जल में आप लोग प्रवेश करें, सन्निधि करें, इससे जुड़ जाएं। कैसे भाई? कौन कौन नदी का आह्वान हो रहा है? तो गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु, यानी कि गंगा, यमुना, चैव गोदावरी और नर्मदे, सिंधु और कावेरी। अब बताइए कितना, मतलब भारत का सोच पूरा एक मंत्र में पूरा भारत है। हो सकता है कि गंगा जमुने यमुने सरस्वती करो ऐसे कर देते हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा ध्यान से तो सिंधु भी है और कावेरी भी है। सिंधु सबसे ऊपर की नदी है और कावेरी लगभग सबसे लास्ट की नदी है। नर्मदा जो इधर गिरती है, नर्मदा, ताप्ती और माही, 3 नदियाँ गिरती हैं आपको अरब सागर में। तो ये 3 नदी आपका इधर वाला। तो कहने का मतलब है कि इतनी टोटलिटी में हमारे ऋषि महर्षि भी सोचा करते थे, हम लोग को भी वैसे ही सोचना चाहिए। बंटवारे के लिए नदियाँ नहीं होती है, जोड़ने के लिए नदियाँ होती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें 3 स्पेसिफिक रीजन है। देखिए एक रीजन है ये, इसको हम यहाँ लिख देते हैं इसका नाम, ठीक है। इसका नाम है पहले का सिंधु अपवाह तंत्र। क्या नाम है इसका? सिंधु अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र कोई पूछे तो क्या बताएंगे? ड्रेनेज सिस्टम का परिभाषा क्या होगा? व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम? जहाँ से वो होकर गुजर रहे हैं और कहीं जाकर वो उसको ड्रेन कर रहे हैं, पानी पूरी तरह से जा रहे हैं। किसी भी नदी और उसमें जो सहायक नदियाँ आ रही हैं, उन सबको मिला के जो सिस्टम बनता है उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेन नदी है, ऐसे ऐसे बह रही है, तो इसमें कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, यहाँ से, और ये पहाड़ नदी कहीं से, तो ये टोटल जो सिस्टम है इसको अपवाह तंत्र कहेंगे। केवल ऐसे तो केवल नदी एक रेखा में बह रही है, लेकिन नदी की सहायक नदियाँ, उसके संबंधित जो लेक, उसका कोई फैलाव है, इन सबको मिला के हम कहते हैं अपवाह तंत्र। भारत की नदियाँ हम बताना शुरू कर रहे हैं, सिंधु अपवाह तंत्र से स्टार्ट किया है, सिंधु ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो अपवाह तंत्र समझ में आ गया। आगे हम ऐसे जाएंगे, 2 और चीज़ें आएंगी। ये एस्चुअरी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और इधर से और बंद कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एस्चुअरी। और ये जो है ये हो गया डेल्टा। अब इसमें नदी का एक मोटा भाग हो जाता है, एक पतला, इतना इस तरीके का।
यानी नदी जब 2500 किलोमीटर लेके चल रही है गाद को, कंकड़ को, पत्थर को, तमाम चीज़ों को, तो अंत में जाके नदी बूढ़ी हो जाती है, थक जाती है और उसको अब उससे बोझ ढोया नहीं जाता है, ठीक है। तो उसी को सिल्ट कहते हैं, उसी को गाद कहते हैं। तो इसका डिपॉजिट जब होगा तो नदी को खुद क्या होगा, अब किधर से जाए। मान लीजिए जो भारी सामान लेके हम आ रहे हैं वो सामान अब चला नहीं जा रहा हमसे, तो उसको हम डिपॉजिट कर देंगे। अब डिपॉजिट करने के बाद वो इतना ऊंचा हो जाएगा कि अब नदी को मार्ग बदलना पड़ेगा। तो नदी के 2 ब्रांच बन जाता है, एक पतला कमज़ोर और एक जो मेजर उसका मेन चल रहा है। जैसे यहाँ पर गंगा नदी के साथ क्या होता है, इस जगह पर यहाँ हुगली बन जाती है और इधर वो आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ चूँकि मेन स्ट्रीम में भी बहुत पावर बचा होता है, 500 किलोमीटर नदी को भी और चलना है, 2000 किलोमीटर तक हम चलते हैं यहाँ तक। तो फिर जब वो यहाँ ब्रह्मपुत्र आती है तो ब्रह्मपुत्र भी गाद लेकर, तो दोनों थकी हुई नदी मिल जाती है, मतलब अब यहीं छोड़ देते हैं। तो वो जो जमाव होता है ना, वो सुंदरबन का डेल्टा बनता है, मिट्टी का डिपॉजिट, ठीक है। और एस्चुरी में क्या होता है कि नदी जो है वो खारा पानी भी कुछ मेन लैंड में घुस जाता है, इधर समुद्र घुस रहा है, इधर से नदी आ रही है। तो ये दोनों जो मिल के यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करता है, यानी कुछ सॉल्ट वाटर और कुछ फ्रेश वाटर का मिक्सचर होता है और मेन लैंड में थोड़ा सा इंक्रोचमेंट होता है। इसको कहते हैं ज्वार नद मुख। तो हम लोग चूँकि आगे देखेंगे कि इधर की जितनी नदियाँ हैं जो इधर गिरती हैं अरब सागर में, ये ज्वार नद मुख बनाती हैं, और मैक्सिमम इधर जो नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती हैं। मेजर यहाँ कृष्णा गोदावरी का डेल्टा है और यहाँ ब्रह्मपुत्र गंगा का डेल्टा है। तो ये 2 चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सिंधु अपवाद तंत्र एक सबसे पहला है। दूसरा गंगा, गंगा का अपवाद तंत्र, गंगा और यमुना दोनों का मिला सकते हैं, एक साथ भी लिखा सकता है, ठीक है। तो ये उत्तर भारत का मेजर ड्रेनेज यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पूरा एरिया आएगा, इसमें छिटपुट है, ठीक है। फिर सीधे इसके नीचे का जो एक तंत्र आएगा उसको कहेंगे प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। क्या कहेंगे तीसरे का? प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। बाकी ये गंगा और यमुना को जब जोड़ देंगे तो यमुना की सहायक नदियाँ ही इधर मेजर हैं, बाकी 1-2 छिटपुट नदियाँ हैं, ठीक है। तो मेजर हम लोग कितना अपवाह तंत्र देख रहे हैं? 3। और पूर्वोत्तर में जाएंगे तो यहाँ के बाद से एक अपवाह तंत्र बन जाएगा, वो केवल ब्रह्मपुत्र को लेकर है। क्या है? ब्रह्मपुत्र का। तो 4। तो अब जब नदियों को पढ़ेंगे तो हम गंगा यमुना का एक अपवाह तंत्र देखेंगे, सिंधु का देखेंगे और प्रायद्वीपीय नदियों का और ब्रह्मपुत्र का। 4 का देख लेंगे तो मेजर नदी हमारी कवर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैंने कल बनाया था आपको, ये मोटा मोटी मानसरोवर है, ठीक है। तो एक नदी इसमें ऐसे निकल के ऐसे 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 करके ये सिंधु हो गया और ये आके इधर पाकिस्तान के पास अरब सागर में गिर जा रहा है, ठीक है। एक दूसरी नदी है जो ऐसे निकल के सतलज, ये नीचे, यानी यह सिंधु और यह सतलज, ये यहाँ जाके, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बीच में 5 नदी और हो जाएगा, 4 नदी, इसको लेके 4 नदी हो जाएगा। कल मैंने एक सूत्र बताया था आपको, जैसे पेस्टोरल कल्चर था। क्या बताया था? पेस्टोरल कल्चर, यानी कि यायावरी संस्कृति थी, घुमक्कड़ संप्रदाय था। लोग यहाँ रहते थे और खाने पीने का सामान कम हुआ तो वहाँ के जंगल को साफ कर दिया तो फिर आगे बढ़ गए। तो जंगल का कटाई भी हो रहा है और उनका यायावरपन भी, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाके कबायली संस्कृति थी। पशुपालन तक लोग पहुँचे थे, अभी खेती उतना स्थायी रूप में नहीं आया था जिस दौर की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या था, लोग अपने बच्चे को बोलेंगे जाओ भेड़ चराओ, बकरी चराओ, इस सब तरह का काम शुरू हुआ था। थोड़ा थोड़ा जानवर को पालतू बना रहे थे। तो साझे चरावा से बाप अपने बेटे को कह रहा है कि जाओ बकरियों को मिलजुल के चराओ तुम लोग। तो वर्ड क्या है? साझे चराव, ठीक है, यानी मिलजुल के चलाओ। किसको चराओ? बकरी को, भेड़ को। इस सब एरिया में वही था। तो स से हो गया सिंधु,
झ से हो गया झेलम, च से हो गया चेनाव, र से हो गया रावी, ब्यास और सतलज। साझे चरावस। और सबसे अच्छी बात क्या है इस सूत्र में कि यह उसी क्रम में नदियां हैं जिस क्रम में ऊपर से नीचे वो आती हैं। ये नहीं है कि कुछ लोग दूसरा बनाते हैं कि क्रम टूट जाता है, क्रम नहीं टूटता इसमें, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि एक नदी है चेनाव, साझे के बाद झेलम है, तो झेलम जाके यहाँ पे हम इसलिए इसको रोक दे रहे हैं कि अंत में जब चेनाव जब लाएंगे तो चेनाव में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए झेलम है, तो यहाँ से मान लीजिए चेनाव, यहाँ पर आके चेनाव, ठीक है। ये सब नदी जाके फिर यहाँ पर ऐसे मिलेगी इस जगह पर सिंधु सतलज के साथ, ठीक है। तो साझे च ये हो गया झेलम, ये हो गया चेनाव, ठीक है। अब हो गया रावी, ये अभी यहीं मिलेगा। ये पाकिस्तान में एक जगह है झंग नाम है, झंग, तो झंग जगह पे ये दोनों नदियां जाके मिलती हैं। मतलब झेलम और चेनाव, चेनाव और झेलम और ये जो झंग जगह पे, ठीक है। और ये जाके मिलता है कहाँ पर, बहावलपुर के आसपास, ठीक है। और इसमें जो ब्यास नदी है, ये तो हो गया रावी, सिंधु रावी, इसी रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था लाहौर में, यानी लाहौर इसके तट पर है। ये जो झेलम है इसके तट पर लेह है, ठीक है। तो यहाँ ब्यास है जो सतलज में ही आके मिल जा रहा है, भारत में, सॉरी भारत में। इस जगह का नाम है हरिके, क्या नाम है, हरिके। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहाँ से हम एक लगभग 450 किलोमीटर लंबा नहर बनाते हैं जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। ये वो इधर जाएगा, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। तो अब कितनी नदियां हो गई, सिंधु, झेलम, चेनाव, रावी और ब्यास। और ये सतलज सिंधु तो है। हरिके जो जगह है वहाँ ब्यास नदी आकर सतलज नदी से मिल जाती है, ब्यास नदी सतलज नदी से मिला। और यहीं पर वो डैम है, कौन सा डैम है, भाखड़ा नंगल डैम। और इसी का एक पार्ट है इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि राजस्थान को हरा भरा करने के लिए बनाया गया था, एक मेजर प्रोजेक्ट जो कि सफल रहा था, ठीक है। बाद में अभी इसका स्थिति वैसे उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस पर ध्यान दिया जाए तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो नदी है आके इधर सब मिल रहा है इससे, यहाँ पर ये सिंधु नदी है और ये जो लेंथ है ये 45 किलोमीटर है। कितना है, 45 किलोमीटर। ये 5 नदियाँ आके लगभग यहाँ पे कन्वर्ज कर जा रही हैं, 3 तो इधर ही करके 2 इधर से, 3 एक सूत्र में बन के आ रही हैं, 2 एक सूत्र में बन के आ रही हैं और कन्वर्ज कर गई। तो यहाँ पर ये पंचनद कहलाता है। क्या हो गया, पंचनद। बेसिकली जो पंजाब नाम है वो इसी 5, यहाँ 5 नदियाँ मिल जाती हैं और 45 किलोमीटर तक ये 5 नदियों का पानी एक समूह बन के चलता है। यानी अगला 45 किलोमीटर ये जब सिंधु में मिलने से पहले ये 45 किलोमीटर तक ये पूरी 5 नदियों का अपवाह तंत्र एक हो जाता है। तो पंज जोड़ आब, यानी 5 आब मतलब पानी, आब मतलब क्या होता है, पानी। तो 5 पानियों का समूह वाला राज्य कौन सा है, पंजाब। तो उसका कुछ भाग पाकिस्तान में, कुछ भाग भारत में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंधु का पूरा ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। इसमें कहीं किसी को याद करने में दिक्कत है, बिना बोर्ड पे देखिए आप लोग नदियों का क्रम से नाम बता सकते हैं, बताइए। फिर रावी कैसे आ गया, पहले सतलज आ गया। चेनाव के बाद रावी, ब्यास, तब सतलज। फिर से बोलिए, आप बोलिए। हाँ, ठीक है, ठीक है ना निशांत। चलिए, इसमें जैसे कश्मीर किस पर है, मतलब श्रीनगर, और जम्मू चेनाव पर, और लेह
नहीं, ये इसके दाएं ओर है, ले यहाँ पर है, तब तो इंडस हो गया। ठीक है ना, उसके दाहिने तरफ है, ठीक है। तो ये मेजर रिवर भी आपको बोले थे कि मेजर सिटीज़ आप लोग देख लीजिएगा, जो प्रमुख शहरों के किनारे, जो नदियों के किनारे जो शहर प्रमुख हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। ये मेजर चीज़ है। इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, ये मानसरोवर है, क्या है, मानसरोवर, तिब्बत के आसपास है ये, ठीक है ना। यहाँ से एक नदी और निकलती है और वो ऐसे ऐसे करके जाती है, ठीक है। ये नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो कई एक बार सवाल पूछा था यूपीएससी में कि कौन सी 3 नदियाँ हिमालय को पार करके भारत में आती हैं, क्या आंसर होगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। जो कि ये यहाँ पर है तो इधर से भी हिमालय पार करना है, इधर से भी हिमालय पार करना है, लेकिन भारत आने के लिए तो नदी कुछ भी पार कर सकती है, क्या करना है। नदी का मेन टारगेट क्या होता है, किसी भी तरीके से बड़े जल राशि में जाकर खुद को विलीन कर देना, समाप्त हो जाना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से जो वाटर होता है, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट लेवलर, कहा जाता है सबसे बड़ा समतलकारी कौन सा होता है, वाटर होता है। इसीलिए जल स्तर नापा जाता है कि समुद्र तल से, और समुद्र तल से ही ऊंचाई नापी जाती है। लेकिन समुद्र तल पर भी हर जगह एक ही ऊंचाई नहीं होता है, इसलिए हर एक देश में समुद्र तल का भी एक लेवल फिक्स करना पड़ता है। कैसे IST हमने फिक्स किया है 82.5 डिग्री पर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वैसे ही भारत का समुद्र तल भी हमने सेट किया हुआ है। तो इसी जगह के तल को समुद्र तल कहा जाएगा भारत के लिए। वो कौन सा जगह है, ऐसे समुद्र तल से ऊंचाई है इसका 8,848 फीट, हिमालय का कितना है 8,848.86, थोड़ा बढ़ रहा है। तो 8,848 समुद्र तल से है, तो कहाँ, यहाँ के समुद्र तल से है कि यहाँ के समुद्र तल से है कि यहाँ के समुद्र तल से है कि यहाँ से कि प्रशांत महासागर से, बताइए, इन लोगों को बोलने दीजिए। सही है, ये मद्रास, अभी तो चेन्नई हो गया, उसी को फिक्स किया गया। मतलब यहाँ जो सी का लेवल है उसी लेवल को हम सी लेवल मानेंगे फॉर कंसंट्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के लिए सी लेवल यही रहेगा। तो अब इसी सी लेवल में जाके सबको मिलना है। तो ऐसे बीच में आ गया तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्योंकि सवाल ये अच्छा बन सकता है, फ्यूचर में कभी आ सकता है। जैसे 3 यहाँ पर, जैसे भारत के बाहरी हम लोग देखते हैं ना कि बाउंड्री क्या है, परिधि क्या है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक 12, एक 24 और एक 200। ये यहाँ तक भारत है, ठीक है। मछली उछली जितना कुछ निकालना हो यहाँ तक है, वो भी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर आपका कुछ राइट कम हो जाता है 24 माइल तक, ठीक है। लेकिन 24 माइल तक आप टैक्स वगैरह का वसूली थोड़ा बहुत कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ तक तो पूरा टैक्स आपको लेना है, यहाँ थोड़ा बहुत कम हो जाता है। और यहाँ तक जो है आप दूसरे को यहाँ शेयर करते हैं, लेकिन राइट आपका रहता है, कुछ भी मिल जाएगा तो आपका यहाँ तक भी 200 नॉटिकल माइल तक आपका है, ठीक है। तो ये भी समझना है, पानी में ही भारत का सीमा कहाँ तक विस्तारित होता है। 12 नॉटिकल माइल, यानी 1 नॉटिकल माइल कितना बताया था मैंने, 1852, कितना 1852 मीटर का 1 नॉटिकल माइल होता है। और 1 माइल में कितना होता है, 1600, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है, सॉरी मीटर। और 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। यानी यह है किलोमीटर, यह है माइल और यह है नॉटिकल माइल। तो 12 नॉटिकल माइल तक पूर्ण अधिकार है भारत का। 24 माइल तक थोड़ा बहुत उसके अधिकार कम होते हैं, लेकिन वो मतलब सारी चीज़ों को निकाल सकता है, कोई खनिज मिलता है उसको कर सकता है, और शुल्क वगैरह में थोड़ा बहुत कमी हो जाती है, लेकिन वो भी वसूली कर सकता है, टैक्सेशन लगा सकता है। 200 किलोमीटर तक भी उसका पूरा राइट है कि वो अंदर के चीज़ों को निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पर जहाज प्रवेश होगा दूसरे देश का भी बिना परमिशन के, यहाँ वो नहीं होगा। और यदि यहाँ आ गया तो उसको 3 बार चेतावनी देने के बाद उसको उड़ाया भी जा सकता है। 3 बार चेतावनी दिया कि आपने डिस्क्लोज कीजिए आइडेंटिटी, नहीं तो आपको समुद्री लुटेरे मान लिया जाएगा, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मान लिया जाएगा, ठीक।
12 तक 24 में कुछ थोड़ा सा लिबर्टी है। तो ये जल का हो गया। तो इसी जल में जाके सभी नदियों को मिलना है। तो एक वर्गीकरण आता है कि भारत की कितनी नदियाँ इधर गिरती हैं और कितने मेजर नदियाँ इधर गिरती हैं। तो इधर 3 ही मेजर हैं, एक नर्मदा, एक ताप्ती और एक माही। एक नदी गिरते गिरते रह जाती है जो नहीं जा पाती है, उसका नाम है लूनी। तो 4 नदियों का इधर याद करना है, ठीक है। तो इस सिस्टम से आगे बढ़े हम लोग, गंगा में चले। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री। गंगोत्री से होते हुए गंगा पूरा ऐसे करते हुए बिहार से होते हुए यहाँ पर थोड़ा बांग्लादेश को थोड़ा ढंग से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे फरक्का जगह तक आती है, ठीक है, बंगाल में है। और फरक्का से एक ब्रांच इसका इधर आके गिर जाता है समुद्र में, और एक ब्रांच इधर बढ़ जाता है। अब इसका 2 पार्ट है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। जो बांग्लादेश में घुसता है उसका नाम क्या है? पद्मा। क्या नाम है? पद्मा। और इधर से जो ये ब्रह्मपुत्र जो आ रही है उसको यहाँ पर बांग्लादेश में उसका नाम क्या हो जा रहा है? जमुना। तो इधर से आ गई पद्मा और इधर से जमुना। सब नदी का नाम याद करते रहना ना, ठीक है ना, कहाँ पर क्या है, यही सब सवाल पूछेगा। अब उसके आगे ही सब आके गिर गए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मेघना। क्लास को याद हो गया है, एक दिन के इसमें नहीं है। पद्मा, जमुना और मेघना, यानी पद्मा गंगा है, जमुना ब्रह्मपुत्र है और ये मेघना है। ये भी एक, और एक जमुना ये भी है, लेकिन इसका नाम है यमुना और इसका नाम है जमुना। अधिकांश लोग इसको भी जमुना ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर। अब एक बार फिर यहाँ आइए, कहाँ टेस्टर, यहाँ उतना जगह बन नहीं पा रहा है, यहाँ बनाए क्या? ये जो है आप लोग बताइएगा, कल मैंने बताया भी था, ये पॉइंट का हम विस्तारित कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है ना, इसको यहाँ बड़ा करके लिखने का कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। ये ऐसे और ये ऐसे। अब ये जो 2 मैंने नदी बनाई है और यहाँ से आगे ये है गंगा, यानी ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब इस नदी का क्या नाम है? चलिए गुड, भागीरथी। भागीरथी और इधर से अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है। एक बीच में और नदी है, ठीक है, इसका क्या नाम है? मंदाकिनी। चलिए मंदा से समझ में आ जाएगा। 3 नदी हो गई। एक नदी इधर से और आती है यहाँ पर, इसका नाम है पिंडार। और गंगा के मुहाने पर ही इतना नदी हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर धौली गंगा। अब क्या हो गया? भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडार और धौली गंगा। पहले तो इसको याद कर लीजिए, हैं। अब जो पॉइंट देखे यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 और पॉइंट है। नंदप्रयाग इसमें कहाँ है? अब देखिए, धौली जहाँ जुड़ती है उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। पिंडार जहाँ पे जुड़ती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। और मंदाकिनी जहाँ पे आती है उसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। और ये जहाँ पे जुड़ती है भागीरथी और अलकनंदा, इसको कहते हैं देव प्रयाग, ठीक है। अब 2 और तीर्थ स्थान हैं यहाँ पर, एक केदारनाथ और एक बद्रीनाथ। तो किस पर है केदारनाथ, किस पर है बद्रीनाथ?
यहाँ पर केदारनाथ और अलकनंदा पर बद्रीनाथ। गजपच हो गया पूरा, नहीं कि समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एक बार रिवाइज करेंगे, याद आ जाएगा। क्या अश्विन, तुम बता दोगे मान लेंगे कि हो गया है कि नहीं? गांव से तो हम फ्रेश हो गया हो। ठीक है, चलो। एक भागीरथी, इधर से अलकनंदा, कोई दिक्कत? कि जहाँ मिलेगा वो देवप्रयाग। एक सब देवभूमि है, हिमालय को देवभूमि कहते हैं, भारत भी देवभूमि है। देवभूमि में एक भागीरथी नदी, जो कहा जाता है कि भगीरथ ने तप करके गंगा को बुलाया था, उनके नाम पे पहला ही नाम पड़ा भागीरथी नदी। और उधर से अलकनंदा, तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलेगा वो देवप्रयाग। ये तो याद हो गया। अब नीचे गंगा है ही, अब बीच में एक याद रखना है मंदाकिनी। ठीक है, तो मंदाकिनी जहाँ पे आया तो देव के बाद रुद्र, यानी कि शिव जो है, शिव का स्वरूप है रुद्र, तो यह भी ठीक है रुद्रप्रयाग। अब बच गया दो उधर से, तो ऊपर से विष्णु और कर्ण, VKP, विष्णु, कर्ण और रुद्र और देव। ठीक है, कर्ण पर, हाँ। और धौली गंगा मिली है विष्णु प्रयाग में। निशांत, आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये हो गया यहाँ पर, आपको समझ आया? अब समझ आ गया ना? तो केदारनाथ और बद्रीनाथ घूमते हैं तो आप यहीं घूम रहे हैं। कहता 2 धाम तो आपको यहीं करा दिए, एक हरिद्वार ले जाएगा, तीसरा धाम हो जाएगा, और गंगा सागर ले गया तो चौथा धाम हो जाएगा। यानी इधर खर्चा पड़ेगा, बाकी तो उधर ही घूम लेगा। नहीं, 4 धाम यात्रा तो उधर ही करा देता है। ठीक है, तो ये इस जगह का हम लोगों ने डिपिक्शन देखा। ठीक है, यहाँ का भी एक डिपिक्शन था, वो देखिए लिए पद्मा कब बनती है? बांग्लादेश में। ठीक है, आगे जाके क्या बन जाती है? मेघना। और यहाँ पर ये क्या है, जब वो फरक्का में 2nd डिवीज़न होता है तो हुगली। यहाँ पर ये जो बंगाल में जो पार्ट है इसको कहते हैं हुगली। अब इसमें बहुत पद्मा पर एक बहुत बढ़िया मूवी बनी, सत्यजीत राय ने बनाया था, पद्मा नदी मांझी। तो बहुत यहाँ के बाद जो गंगा है ना, इसका धारा बहुत धीरे धीरे बहता है। कभी जाइएगा तो बहुत, मतलब नदियाँ क्या है, नदियाँ पहाड़ी एरिया में कल कल करती हैं, शोर मचाती है। ये इनका शैशव काल होता है, या इनका यौवन काल होता है, और यह इनका प्रौढ़ावस्था होती है। तो प्रौढ़ावस्था में कुछ नाव है, धीरे धीरे चल रहा है, उस पर माझी को लगता है कि गाना गाएं, तो एक से एक गाने भी बने हैं। वो सब भी आप लोग कई बार सवाल में, क्विज वगैरह में आता है, कंपटीशन में तो नहीं आएगा, लेकिन जब अमिताभ बच्चन पूछेंगे तो ये सब सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजर हो गया इसका। अब इसमें सहायक नदी की बात आएगी। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यहीं पर है, यमुना। यमुना का आप देखिए कि उद्भव कहाँ से होता है। उसका नाम है यमुनोत्री। यदि सिंपल देगा तो यमुनोत्री देगा, लेकिन वह उत्तराखंड में बंदरपूछ की पहाड़ी है। पहाड़ी का क्या नाम है? बंदरपूछ। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब यमुना तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब यमुना की कितनी सहायक नदियां हैं? तो बहुत सारी हैं, लेकिन चंबल, फिर बेतवा, फिर केन, फिर एक सिंध। ठीक है, चंबल, फिर बेतवा, केन, और ये है सिंध। ठीक है, एक नदी और है इसकी मेजर सहायक नदी जो इधर से आती है, वो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर अमरकंटक है, तो वो है सोन, और वो यहाँ पे टच करेगा, यानी वो डायरेक्ट गंगा में मिल रहा है। ठीक है ना, दक्षिण से आके गंगा में, ये तो मोटा मोटी उत्तर से आके गंगा में मिल रही है, प्रयाग में। ये कहाँ पर है? यही इलाहाबाद है, यही प्रयाग है। आप लोग लग रहा है इसका तो क्या ज़रूरत है, ये तो पता ही है, लेकिन इस वीडियो को जो हमारा है, हो सकता है कि कोई अंडमान निकोबार में बैठा आदमी देख रहा है, उसको प्रयाग क्या पता है। उसके लिए इन्फॉर्मेशन है कि प्रयाग में आके गंगा सोन इसे यमुना से मिलती है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये इस नदी का क्या नाम है? सोन। एक इसी के आसपास एक नदी है जो कैमूर के पहाड़ी के आसपास जाके, मतलब ये है,
मिलती है ये भी टोन्स, हाँ तामस नहीं टोन्स, इसी में जाके मिलेगा यहाँ पर। कैमूर की पहाड़ी इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। कहाँ से है? कैमूर की पहाड़ी से टोन्स नदी। तो ये पूछता है कि गंगा में इस साइड से कौन कौन सी नदी मिलती है, तो आप 3 नदी का नाम देंगे। कौन कौन? यमुना, टोन्स और सोन। क्या है 3 नदी? गंगा, यमुना और गंगा में तो यमुना, सोन और टोन्स, ठीक है। यमुना, सोन और टोन्स इस साइड से, यानी कि नीचे से, और नीचे यानी कि उत्तर से और पूरब से, पश्चिम से, ठीक है ना। इधर देखिए दक्षिण और पश्चिम से, ठीक है। दक्षिण तरफ से मिल रहा है या नीचे ऊपर आपका कंसेप्ट देख क्लियर है तो उससे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी नदी का 3 नाम है, यमुना, सोन और टोन्स, ठीक है। तो ये आपका गंगा का सहायक नदी सबसे बड़ी यमुना की सहायक नदियों में ये पूरा जाल बन रहा है, और उसके अलावा सोन और टोन्स भी है। चलिए अब इधर से आइए, जो तराई एरिया से जो निकल रही हैं उसमें सबसे पहली नदी कौन सी होगी? एक नदी आके मिल रही है गंगा में, उसका नाम है रामगंगा, और दूसरी क्या है? गोमती, वो इधर से ही निकलती है। गोमती के बारे में जान लीजिए। गोमती नदी जो है वो गोमत ताल से निकलती है। गोमत ताल जो मैदानी इलाका है एक तरीके से, वहाँ से एक झील है वहाँ से, तो एकमात्र है गंगा की सहायक नदी जो कि प्लेन से निकल रही है, ठीक है। तो ये हो गया गोमती। फिर शारदा वगैरह तो है, लेकिन घाघरा, सरयू, इसको रखिए सरयू, इसी को घाघरा बोलते हैं, ठीक है। अब इस नदी का भी कहानी है, अयोध्या वगैरह जो है इसी नदी पर है, ठीक है। और जो ब्राह्मणों का एक प्रजाति होता है सरयू पारिण, तो जो लोग दशरथ का जब श्राद्ध मनाया गया, महाराजा दशरथ का, तो चूंकि कुछ ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण की हत्या की थी किंवदंती के हिसाब से, जो कौन थे? श्रवण कुमार के। तो कुछ ब्राह्मण उनके इसमें नहीं गए खाने के लिए, और कुछ लोग गए। तो जो लोग नहीं गए और जिन लोगों ने सरयू पार किया, तो जो सरयू पार किए उनको सरयू पारिण कहा गया, और जिन्होंने सरयू पार नहीं किया वो कहानी कुब्ज रहे, ठीक है। तो वो अलग इशू है, वो यहाँ डिस्कस ऐसे ही आ गया। क्या हो गया? रामगंगा, गोमती, सरयू जिसको घाघरा कहते थे, और फिर अब आइए आगे गंडक नदी जो यहाँ मिलेगी, सॉरी हुगली चल गया हम लोग, मतलब मोटा मोटी थोड़ा बहुत, चूँकि एक्यूरेसी तो है नहीं इसमें, तो आप समझिए कि वो भारत मतलब पहलेजा घाट जो है ना, वहाँ पर आके ये गंडक मिलती है गंगा में, ठीक है। इसके आगे बागमती है, कोशी है, कमला है, बलान है, ठीक है। बागमती, कोशी, कमला और बलान, कमला बलान मिल जाती है आपस में जाके। तो ये नदियाँ होगी। बिहार को पढ़ेंगे तो थोड़ा और भी 2-4 नदी इसमें और जोड़ लेंगे। बेसिक अभी यही जान लिया, रामगंगा, गोमती, सरयू, फिर आपको घाघरा जो सरयू को ही कहते हैं, फिर कोशी मेन है, और गंडक, ठीक है। में मेजर रिवर्स देख रहे हैं, ठीक है। ये भी 50 से ऊपर हो जाएगा। अब इधर वाला भी हो गया, गंगा में इधर से भी और इधर से भी, तो गंगा का मोटा मोटी ड्रेनेज सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? अब तीसरे पर आइए, ये है ब्रह्मपुत्र पे आइए। ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे कहते हैं शांगपो। उसके पहले यहाँ पे क्या कहते हैं, यदि ये पूछ दे तब? ये तो यहाँ आने के बाद कहता है सांगपो, लेकिन तिब्बत में उसको क्या कहते हैं? एकदम शुरुआत में ही उसको कहते हैं जरलूम। क्या कहते हैं? जरलूम याडोंग, या जरलूम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जरलूम, ठीक है। इसको ब्रह्मपुत्र कहाँ कहते हैं? असम में। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र इसका नाम कहाँ पड़ता है? असम में। और अरुणाचल में इसको क्या कहते हैं? दिहांग। अब नदी एक, नाम अनेक, ठीक है ना। जरलूम जो बाद में बना सांगपो, सांगपो बन गया दिहांग,
दिहांग बना ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र बन गया फिर जमुना, और जमुना बन गया फिर मेघना। ये इसका इस तरह का क्रम है। तो ये ब्रह्मपुत्र का चल रहा है। अब ब्रह्मपुत्र में मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, ये बहुत अच्छा सवाल बनता है। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि इधर तो सब लोग अब जानने लगे हैं, रहने वाले भी इधर के हैं, तैयारी करने वाला मैक्सिमम IAS का 80% इसी बेल्ट में रहता है, फर्टाइल क्रेसेंट में। गंगा जमुना का दोआब में ज़मीन भी बहुत उपजाऊ है और दिमाग भी बहुत उपजाऊ है। आंदोलनकारी भी यहीं रहते हैं और सारा भूमि जमींदार भी यहीं रहते हैं। ये गजब का जगह भी है, ध्यान से देखिएगा तो भगवान भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं, और इंसान का जन्म हो गया है, वो इंसान नहीं बन रहा है, तो वही दिक्कत है। ठीक है, तो ये जो इशू है यहाँ पर, इसका सबका याद है। तो क्या है कि तो छांटना है ना, 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और 500 वैकेंसी है, तो सिलेक्शन होगा कि रिजेक्शन होगा? वही कह रहे हैं ना कि मान लीजिए आप इंटरव्यू तक भी पहुंचते हैं तो 3 गुना 1500, तो 1500 लोग, यदि 5 लाख में 1500 लोग में सेम क्वालिटी होगा जो 5 लाख में 500 में होगा, नहीं होगा। वो लगभग नेग्लिजिबल है। यानी यदि हम 5 लाख में बात करें 1500 की तो कुछ है ही नहीं, और उतने को सेलेक्ट करें, यानी सबको छांटना है। तो पीटीज एग्ज़ाम आर मींट फॉर एलिमिनेशन ओनली। पीटी एग्ज़ाम का क्या टारगेट होता है? छांटना। कैसे? आपको छांट के मतलब चलनी होता है ना, बस थोड़ा बहुत उसमें बच जाए, बाकी सब निकल जाए। तो इस जब छांटना है तो यहाँ से तो सवाल पूछेगा तो नहीं छांट पाएगा, तब सवाल लाएगा यहाँ से, ताकि छांटना आसान हो जाए। तो आप यहाँ भी पढ़ लीजिए कि उसके लिए और मुश्किल हो जाए, जाके वो फिर म्यांमार से लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है? नदियाँ ये है, इधर से कुछ नदियाँ आगे मिलती हैं इसमें। एक नदी यहाँ से आती है, सिक्किम यहाँ पर होगा, सिक्किम से एक नदी आती है यहाँ पर, इसका नाम है तीस्ता। क्या नाम है? तीस्ता नदी, बहुत फेमस नदी है, और एक फेमस कार्यकर्ता भी थी, तीस्ता सीतलवाड़। ठीक है, तो ये तीस्ता नदी है। फिर इसको याद रखिएगा, जब पहाड़ पढ़ाएंगे तो इस नदी के बारे में पूछेंगे। ठीक है, ये तीस्ता। उसके बाद एक नदी क्या है? सुवनसिरी। क्या नाम है? सुवनसिरी। एक नदी है मानस, एक नदी है लोहित। लोहित इधर नहीं है, लोहित इधर से है। ठीक है, और एक है दिबांग। दिबांग नदी, क्या नाम है? दिबांग। और एक नदी है यहाँ पर बराक नदी, इधर यहाँ पर नीचे। बराक में ये है, बराक ऊपर नहीं जाती है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं जाती है वो। इससे सवाल दूसरा पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी उसकी सहायक नदी है जो अरुणाचल प्रदेश को टच नहीं करती है, तो वो है बराक। या मणिपुर वगैरह होते हुए यहाँ पर इधर आ जाती है। तो बराक भी एक फेमस नदी है। और बराक और लोहित, बराक और दिबांग, ये ध्यान देना है। इसमें मेन जो सवाल पूछेगा कि इसके इस साइड में कौन 3 ट्रिब्यूटरीज है मेजर, तो वह है लोहित, बराक और दिबांग। लोहित नदी, जिसको खून की नदी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? लोहित। लौह लाल रंग का। ठीक है, तो लोहित, दिबांग और बराक, ये तीनों इधर है। तीस्ता, सुवनसिरी और मानस और कामेंग एक नदी है, छोटी सी सहायक नदी। क्या नाम है? कामेंग। और एक नदी है कपिली। कपिली तो शायद इधर से है, कपिली, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये कामेंग, सुवनसिरी, लोहित और आपका कपिली, ये सब नदियाँ इधर से। और बराक, लोहित और दिबांग याद रखिएगा इस साइड से, नीचे साइड से ब्रह्मपुत्र को टच कर रही है। ब्रह्मपुत्र की तीस्ता नदी महत्वपूर्ण नदी में से है, लोहित नदी भी महत्वपूर्ण है, और बराक अपने अवस्थिति के चलते ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 3 याद करना हो तो ये याद कीजिए, 4 याद करना हो तो उधर का भी कुछ याद कीजिए, और सब याद करते करते सारा याद हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? बता रहे। देखिए, ये पहला है वो तीस्ता, सेकंड है सुवनसिरी, तीसरा है कामेंग। ठीक है, चौथा है आपको मानस, फिर एक है कपिली, लेकिन वो इधर है। तो 4 इधर का, मेजर 4 इधर का याद कीजिए। क्या क्या है? तीस्ता, सुवनसिरी, कामेंग और मानस।
क्या हो गया? तीस्ता, सुवनसिरी, कामेंग और मानस। तीस्ता, सुवनसिरी, कामेंग और मानस, TSKM, ठीक है। और ये इधर में है LBD, क्या क्या हो गया? लोहित, बराक और दिबांग। बराक नीचे है, ठीक है। जो भी हो अपना, हर जगह फॉर्मूला नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र, जैसे कैसे हम गंगा को थोड़ा अलग से यहाँ पढ़े, वैसे ही ये ब्रह्मपुत्र का एरिया है, थोड़ा अलग से इसको ध्यान देने की जरूरत है। लोहित नदी महत्वपूर्ण है, खून की नदी है। इतने नदी इधर काफ़ी है। अब प्रायद्वीप में आ जाए, प्रायद्वीप के पहले इधर देख लीजिए, एक नदी, एक दो नदी है, ठीक है ना। जैसे एक नदी कौन सी थी यहाँ पर? ये नदी है माही, क्या नाम है इसका? माही। एक नदी है ऐसे, ये है लूनी। तो लूनी नदी लुप्त हो जाती है कहाँ पर? कच्छ में जाके, कच्छ के रन में, ठीक है, रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। तो इसके नाम में क्या लिखा हुआ है? लूनी। कल मैंने बताया था लवण, लवण मतलब नमक। तो रिवर ऑफ सॉल्ट इसको कहते हैं। सॉल्ट रिवर कौन है? यही है, ठीक है। तो और लवण से बना है तो इसे याद रहेगा लवणी। और लून है तो विलुप्त। तो इसका दो प्रॉपर्टी है, यह लुप्त हो जाती है और यह लवण से बनी है। दोनों चीज़ इसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। इसका ये अरावली के रेंज से स्टार्ट होता है। नाग पर्वत बोलते हैं उसको, नाग पहाड़ी। कई बार सवाल भी आया हुआ है कि लूनी का कहाँ से उद्भव है? तो नाग पहाड़ी से, ठीक है ना। उधर से नहीं, नमक का तो इस एरिया में है ही ना। जो भी हम जो ज़मीन पे जो नमक बनाते थे, ये पूरा खार उसी का एरिया है ये। तो नाग पहाड़ से निकलती है और यहाँ पे जाकर ख़त्म होती है, ठीक है। और ये माही नदी का क्या विशेषता है? यह एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। एक बार जा रही है, फिर एक बार फिर से मुड़ के। इसलिए बाकी नदियों का देखिए कैसा, ये पहाड़ की तरह नदी दिख रही है, ठीक है। तो ये माही नदी हो गया। एक नदी यहाँ पर, अब चूँकि प्रायद्वीप में घुस रहे हैं तो उसके पहले वाली नदी को देख लीजिए। यहाँ पर एक नदी है, इसका नाम है महानदी, ठीक है, महानदी। अब यहाँ महानदी है। अब इसमें दो नदियाँ जुड़ती हैं। कल मैंने बताया था, एक नदी का नाम है तेल नदी। क्या नाम है? तेल। और यह है जोंक। तेल नदी और जोंक नदी महानदी की सहायक नदियां हैं। ये कई बार सवाल पूछ रहा है, बट ये पूछता है, ठीक है। उसी तरीके से एक रीजनल नदी है यहाँ पर, स्वर्णरेखा नदी है, झारखंड में। स्वर्णरेखा, जिसके किनारे पर टाटा नगर बसा हुआ है। तो ये हो गया स्वर्णरेखा। वैसे ही यहाँ पर एक दो नदियाँ और हैं, दामोदर और बराकर। वेस्ट बंगाल में सहायक नहीं है, इंडिपेंडेंट नदी है, गंगा में जाके मिलने का प्रयास करती है, ठीक है। लेकिन ये अलग नदी है, जाके मिल जाती है बंगाल, हुगली में मिल जाती है लास्ट में। ये नदी जाके कहाँ मिलती है? हुगली में। तो बराकर और दामोदर और स्वर्णरेखा, ये तीन आपको झारखंड के आसपास की नदियाँ होंगी, ठीक है। यानी बराकर नाम से भी आपको क्लियर होगा, दामोदर घाटी परियोजना है, ठीक है। दामोदर और ये स्वर्णरेखा, छोटी नदी है स्वर्णरेखा। टाटा इसके किनारे बसा हुआ है, इसके किनारे धनबाद वगैरह सब, पुरलिया ये सब आता है। बराकर खुद एक जगह है। तो इधर का मेजर रिवर आपका क्लियर हो गया। वैसे और नदियां हैं बहुत सारी, लूनी के साथ जोजरी है, साबरमती एक नदी है गुजरात के काठियावाड़ में, बनास नदी है। जैसे हम लोग इधर छोड़े तो नदी फिर तो बहुत हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप लोग को एक बार बार हम कहते हैं कि कुछ बात अधूरी भी रहनी चाहिए, नहीं तो ये जो है आपका ऊपर का लगभग मामला क्लियर है, ठीक है। अब नीचे आ गया, अब प्रायद्वीपीय भारत बच गया। तो प्रायद्वीपीय भारत में मेजर नदी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, पेन्नार,
ये मेजर रिवर हो गया, ठीक है। अब आसानी से हो जाएगा ये। तो ये निकलती है कहाँ से? नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ से? नासिक के पास। तो नासिक भी पूछ सकता है, और एग्जैक्ट जगह पूछे तो त्र्यंबकेश्वर से। ये निकलती है कहाँ से? महाबलेश्वर से। सब प्रसिद्ध जगह है, ठीक है, महाबलेश्वर से, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? रॉकी, दोदा बेटा कहाँ से आ गया? दोदा, ये ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी, इसका क्या नाम है? ब्रह्मगिरी। तो सबका उद्गम स्थल और सबका गिरने का जगह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और ये भी सहायक नदियाँ नहीं है, ध्यान, यहाँ इन दोनों नदियों को लिखने का मतलब क्या है? वैगई और ये है पेन्नार, ठीक है ना। ये इसलिए कि ये सहायक नदी नहीं है। कई बार बोले कि वैगई जो है कावेरी की सहायक नदी है क्या? तो नहीं, ठीक है। ये कौन सी नदी है? कृष्णा ना, और ये है गोदावरी, ठीक है। अब 3 नदियां इसमें सहायक हैं इसकी, क्या क्या नाम है? वाणगंगा या वेणगंगा, हाँ, वाणगंगा, वर्धा भी है, ठीक है। और ये है पर्ण, क्या बोले थे? ये है पर्णा नदी, ठीक है ना, पर्णा या पर्णहृता भी कहते हैं, जिसमें पत्ता चुरा लिया गया है, पर्णहृता, वो यहाँ पर है पर्णहृता। और एक है इंद्रावती। तो आपको याद जीएस के हिसाब से 3 ही रखना है। इंद्रावती फर्स्ट, इंद्रावती ये जो है, उसके अलावा पर्णहृता और वाणगंगा, ठीक है। बाकी वर्धा और 3, 4, 5 नदियाँ हैं यहाँ पर। इधर से कल बताए थे। तो ये मेजर रिवर है इसका, ठीक है। आपको ज्योग्राफी में थोड़ा और एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। इसके अलावा मतलब टोटल 10 नदियाँ मिलती है इसमें आके, लेकिन जीएस के हिसाब से ये 3 से अभी सवाल आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। तो कौन कौन सी 3 नदी हैं गोदावरी की सहायक? इंद्रावती, पर्णहृता और वाणगंगा, ठीक है। बाकी वर्धा और एक और बहुत फेमस नाम है, तो वो भी याद रह जाए तो अच्छी बात है। अब आइए कृष्णा में। कृष्णा जो नदी है, इसमें 2 नदी यहाँ से मिलती है और एक नदी यहाँ से आती है। इसका क्या नाम है इस नदी का? सबसे महत्वपूर्ण नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा और कोयना। इसमें कौन तुंगभद्रा है, कौन कोयना है? ये तुंगभद्रा है। क्या नाम है इसका? तुंगभद्रा, ठीक है। नहीं, ऊपर से तो भीमा नदी आएगी, हाँ, कौन? ये भीमा है, और ये है कोयना, यही है ना? तो ऊपर नीचे हो गया, तो वही तो फिर आप लोग इंतजार कर रहे हैं। कोयना और भीमा, ये भीमा, ये तुंगभद्रा और ये कोयना। नहीं, तुंगभद्रा तो उधर से ही आती है, थोड़ा और यहाँ पर होगा। ये तुंगभद्रा यही है, ये ध्यान दीजिए, तुंगभद्रा है और ये कोयना है, ठीक है। तुंगभद्रा उधर से आती है, मुझे पूरा क्लियर है। तो इसमें 3 याद रखना है, भीमा, तुंगभद्रा और कोयना। किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा की। और इंद्रावती, बाणगंगा और पर्णहृता यह उसकी है मेजर में, ठीक है। अब आइए यहाँ पर कावेरी। कावेरी का कोई सहायक नदी है मेजर? हाँ, ब्रह्मगिरी से तो निकलती है। इस अमरावती इसका पूछता है,
हेमावती भी पूछता है, ठीक है। हेमावती और अमरावती याद कर लीजिए, ठीक है ना। अमरावती बहुत फेमस है और हो सकता है पूछे। अमरावती और हेमावती किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। अब कुछ और सवाल आता है कावेरी से कि दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी को, दक्षिण की गंगा कावेरी को, और दक्षिणी गंगा आ जाएगा तो गोदावरी को। बहुत ही क्लियरली समझिएगा, दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा कावेरी, ठीक है। बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंडक अलग चीज़ है, वृद्ध गंगा गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी, और दक्षिण की गंगा कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी, ठीक है। चलिए, इनकी किसी नदी पर कोई बांध है? कृष्णा पे बांध है। कृष्णा पे कौन सा बांध है? नागार्जुन सागर। श्री शैलम बांध कहाँ पर है? इधर है, ठीक है। तो हमने वो अलग से वो क्लास लेंगे किस नदी पर कौन सा बांध है। जैसे यहाँ पर फरक्का है, यहाँ मैंने बताया भाखड़ा नंगल, यहाँ पर है नागार्जुन सागर, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं। तो नदी घाटी परियोजनाएं और बांध का हम लोग एक अलग से क्लास करेंगे। नदी के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। हाँ, एक आध और चीज़ देख लीजिए, 2-3 मेजर नदी छूट गई, आप लोग का ध्यान नहीं गया। ये नर्मदा और ये ताप्ती, यहाँ पे बनाइए सतपुड़ा, और यहाँ पर सॉरी यहाँ विंध्याचल और यहाँ सतपुड़ा, ठीक है। तो एक तरफ विंध्याचल और एक तरफ सतपुड़ा, उसके बीच से नदी बहती है, उसका नाम है नर्मदा, ठीक है। वैसा ही एक तरफ सतपुड़ा और एक तरफ महाबलेश्वर यहीं पर आएगा ना, तो उसके बीच से एक नदी बहती है, उसका क्या नाम है? ताप्ती। समझ आया? यानी ये दोनों नदियाँ, नर्मदा हो या ताप्ती हो, ये क्या बनाती हैं? रिफ्ट घाटी से गुजरती हैं। दोनों तरफ पहाड़ हो, बीच से नदी गुजर रही है, उसको भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली से पहली कौन है? नर्मदा, और दूसरी नदी यदि पूछ दे तो ताप्ती। इसका रिफ्ट किन किन पहाड़ों से बनता है? तो सतपुड़ा और विंध्य और सतपुड़ा से बनता है। ऊपर में विंध्यन रेंज है और नीचे सतपुड़ा रेंज है। निकलती कहाँ से है? अमरकंटक से। अमरकंटक से ये नदी भी निकलती है। अमरकंटक से इधर सोन नदी भी निकलती है। जैसे कैसे यहाँ पर निकल रही है 2 नदियाँ, एक इधर से एक उधर से, तो अमरकंटक वैसा ही जगह है, ठीक है। तो इसका जो रिफ्ट बनता है किसी से? विंध्य और सतपुड़ा के बीच से इसका रिफ्ट बनता है। सतपुड़ा और महाबलेश्वर वाला जो ये पार्ट, जो पश्चिमी घाट का जो पार्ट जाके ख़त्म हो रहा है, उसके बीच से ताप्ती निकलती है। कोई दिक्कत? देखिए, विंध्याचल पहाड़ ऊपर में है और नीचे सतपुड़ा का पहाड़ है, जंगल भी है, पहाड़ भी है। इसके बीच से ये नदी जा रही है। तो 2 पहाड़ों के बीच से जब नदी जाती है तो उसको कहते हैं भ्रंश घाटी से गुजरने वाली नदी, रिफ्ट वैली से निकलने वाली नदी। तो वह नदी है नर्मदा। अब क्या है कि सतपुड़ा यहाँ पर है, तो इसके इधर फिर महाबलेश्वर की पहाड़ी है और पश्चिमी घाट का लास्ट पॉइंट वहाँ पहुँचता है, तो उसके बीच से निकलती है ताप्ती नदी। तो यह भी रिफ्ट वैली बनाती है, ठीक है। यह हो गया। एक यहाँ पर गोवा जगह है, गोवा में एक मंडोवी नदी कहते हैं या मांडवी नदी, मांडवी या मंडोवी, दोनों लोकल में मंडोवी भी लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मांडवी। तब बताइए अश्विन, जोंक नदी कहाँ है? जोंक नदी किसका? महानदी का सहायक है, ठीक है। टोंस नदी कहाँ है? टोंस नदी ठीक है। अब ये बताइए कि नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात है, यानी वाटरफॉल। तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। धुआंधार जलप्रपात सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है
धुआंधार, ठीक है। वैसे ही भारत में कई जलप्रपात हैं, तो जब हम ये देखेंगे नदी घाटी वाला जलप्रपात भी उस समय देख लेंगे, क्योंकि नदियों को जब रोका जाता है जलप्रपात भी बनते हैं कई। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम क्या है? जोग या गरसोप्पा, ठीक है। ये तो बहुत छोटा है, धुआंधार नाम है इसका, मात्र 10 मीटर ऊंचा है। कितना है? 10 मीटर। कितना? हाँ, छोटा सा है, लेकिन नाम है धुआंधार। जैसे भारत की सबसे स्लो चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तूफान एक्सप्रेस। तो ये वही है जो मैंने कहा ना, विरोधाभास से भी हास्य उत्पन्न होता है। तो होने लगी बरसात, जल रहे हैं हम, तो विरोधाभास है, मतलब हास्य हो जाएगा उत्पन्न। कहने का मतलब है कि 245 मीटर ऊंचा है जोग या गरसोप्पा, और 10 मीटर है धुआंधार। उसका नाम है जोग, वो शांति से अपना 245 मीटर से गिर रहा है, आई 10 मीटर में धुआंधार हुआ पड़ा है, ठीक है। बिहार में एक जलप्रपात है कैमूर की पहाड़ियों में, हैं? कैमूर में, लेकिन उसको प्रपात का नाम दुर्गावती नहीं है, करकटगढ़ के आसपास है वो, ककोलत। तो ककोलत या ऐसे कुछ नाम है उसका, क से ही नाम है। तो ककोलत नहीं है वो, करकटगढ़ कहते हैं उसको, करकटगढ़ के पास है, ठीक है। क से उसका नाम है करकटगढ़, लेकिन वो बेसिकली कैमूर की पहाड़ी में है और बहुत ही खूबसूरत है। कभी देखने का मौका लगे तो जाके देखिए, और हम लोग जब उसको जलप्रपात करेंगे तो उसको देख लेंगे, ठीक है। साबरमती नदी यहाँ पर है, ठीक है। बनास नदी राजस्थान में है, तो और लूनी के बगल में एक नदी है, उसका नाम है जोजरी नदी, ठीक है। तो कई नदियाँ आएंगी और भी छोटी मोटी नदी। पुनपुन नदी आपका यहाँ पर है, फल्गु नदी है, क्या बिहार नदी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना नदी कम नहीं है। एक रिवीजन थोड़ा सा करते हैं, फिर क्लोज करते हैं इसको, फिर पहाड़ पे आएंगे। साझे चरावस किन नदियों का क्रम है? सिंधु, 6 नदी, 6 के साथ 6 नदी, तो एक क्रम से 6 नदी हो गया एक बार में। अब आइए गंगा से संबंधित जो ऊपर की नदियों को बताइए, एक कहाँ से कहाँ? पश्चिम से पूरब की तरफ, बताइए। ठीक है, ये लाइन से ये सब जो गिर रहा वही है। इधर से आइए, यमुना नदी के 3 नदियों का नाम बताइए। यमुना, केन, बेतवा, चंबल, एक सिंध नदी भी है बीच में, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब उधर इसकी कम से कम 8 सहायक नदियों का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र के 8 सहायक नदियों का नाम बताइए। मानस, और इधर से दिबंग, इधर से दिसंग, लोहित, बराक। आप छोड़ दीजिए, आप आपके अलावा कोई और बताए। आप बताइए, ब्रह्मपुत्र के कितने सहायक नदियों का नाम आपको पता है? हाँ, गुड, ठीक है। बाकी 4 ये बता दें, कौन कौन सा है? पढ़ना नहीं है, बताना है। इधर से इधर चेहरा करके बताना है। आप बताइए। हाँ, सुवन सीरी, बहुत है नहीं। आइए साउथ में आइए, कृष्णा नदी के 3 महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज के नाम आप बताइए। कृष्णा नदी के 3 सहायक नदी। बहुत महत्वपूर्ण है, भीमा, तुंगभद्रा और कोयना, ठीक है। सौरभ आप बताइए, गोदावरी नदी में मिलने वाली 3 नदियां ऊपर से जो मिलती हैं गोदावरी में। हाँ, गोदावरी में 3 नदियां मिलती हैं, इंद्रावती, वाण और पर्णहरिता, ठीक है। यहाँ पर था। निशांत आप बताइए कि जो लूनी नदी की क्या विशेषता है? 2 चीज़ें, एक सॉल्ट रिवर के नाम से जानते हैं इसको, और
ठीक है। हरिके स्थान का क्या महत्व है आप बताइए नीतू। हरिके इज फेमस फॉर, यही सब तो सवाल बनेगा। यहाँ पर सतलज ब्यास का मिलन है, भाखड़ा नांगल वहाँ पर डैम है, और वहीं से इंदिरा गांधी कैनाल जो 450 किलोमीटर से ऊपर लंबा है वो राजस्थान के लिए निकलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हरिके। ठीक है। बंदर पूछ क्या है? ठीक है, ठीक है। देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग, मतलब किसको किसको कहते हैं? देवप्रयाग किसको कहते हैं? तो देवप्रयाग हो जाएगा। विष्णुप्रयाग ऊपर वाला, धौली गंगा, धौली गंगा जहाँ मिलेगा उसको क्या कहेंगे? ठीक है। तो देव और विष्णु हो गया, बीच में क्या क्या बच गया? कर्ण और रुद्र। तो कर्ण में क्या आगे मिलता है? पिंडार मिलेगा तो कर्ण हो जाएगा। ठीक है। इससे भी याद रखिएगा ड और टवर्गी न एक ही वर्णमाला में आता है, ध्यान दीजिएगा। वर्णमाला हिंदी में पढ़ते हैं ना, तो टवर्गी न और ड, तो कर्ण और पिंडार याद रखिएगा, उससे मैच कर जाएगा। कभी मुश्किल परिस्थिति में फंसिएगा कर्ण की तरह तो कर्ण प्रयाग याद आ जाएगा। ठीक। हाँ, उसी से हो जाएगा। ठीक है। तो अब एक बचा रुद्र, अलकनंदा। अब बद्रीनाथ, केदारनाथ कहाँ कहाँ है? अलकनंदा पे और मंदाकिनी पे। कहीं कोई दिक्कत? भारत की सबसे बड़ी नदी और भारत में आने वाली बड़ी नदियों में सबसे बड़ी है ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी भारत में कितना किलोमीटर बहती है? भारत में 2525 किलोमीटर लंबी है गंगा नदी। कितना है? 2525 किलोमीटर, जिसमें किलोमीटर, मीटर में तो वही खत्म हो जाएगा। 2525 किलोमीटर है, जिसमें से कि 500 किलोमीटर ये बांग्लादेश में बहती है। ठीक है। 2000 किलोमीटर भारत में बहती है। ठीक है। ये नदी कितनी बड़ी है? ब्रह्मपुत्र 2880 किलोमीटर है। कितना है? 2880 किलोमीटर। लेकिन उसका भारत में लगभग 900 किलोमीटर भारत में बहती है वो, है ना मोटा। नदियों के लिए इतना काफ़ी है। बाकी सवाल जवाब बनाइएगा, कहीं से मिलता है इसका तो, या फिर हम लोग भी देंगे आपको।